दोस्तों नमस्कार। ये कल्पना तो कभी किसी ने की ही नहीं होगी कि भारत के यूनिवर्सिटीज का बजट धीरे धीरे कम हो जाएगा। वाकई ये कल्पना किसी ने नहीं की होगी कि पीएचडी करने वाले छात्रों को लेकर जो पैसा इससे पहले सरकार एलोकेट करती थी, वो पैसा धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा। और यह कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी कि किसी भी विभाग में आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर जो बजट था वो धीरे धीरे घटते घटते 23% तक पर आ जाएगा, यानी लगभग 77% बजट कम हो जाएगा। और यह भी कल्पना कभी किसी ने की नहीं होगी कि भारत जैसे देश से जो ब्रेन ड्रेन है वह दुनिया के दूसरे हिस्सों के लिए वह एक शानदार हथियार होगा। शानदार तरीके से उससे अपनी जीडीपी बढ़ाने के तौर तरीके होंगे और भारत की बड़ी पूंजी, बड़ा ब्रेन ड्रेन दुनिया भर में छा चुका होगा। यानी भारत की अपनी यूनिवर्सिटी, अपना एजुकेशन, अपना रिसर्च, अपना पेटेंट कराने का तरीका और इन सब के बीच जो भी हायर एजुकेशन है उसको लेकर बीते 10-12 वर्षों के भीतर जो पूरा बजट है वो कम होते होते लगभग 43% पर आ चुका है। यानी 100 रुपए जो दिए जा रहे थे अब वो सिर्फ 43 रुपए मिलते हैं। और यह भी कल्पना कहां किसी ने की थी कि इन्हीं 12 वर्षों में जो छात्र थे वो देश छोड़ते छोड़ते इतनी बड़ी तादाद में आ जाए कि पिछली बरस देश छोड़ने वाले हायर एजुकेशन के छात्रों की तादाद लगभग 8 लाख हो। और अगर हर एजुकेशन से जोड़ दिया जाए यानी अंडर ग्रेजुएट को भी जोड़ दिया जाए तो यह तादाद 12 लाख छात्रों से ज्यादा हो जाएगी महज एक बरस में। अब आपके जहन में पहला सवाल होना चाहिए, क्या मौजूदा वक्त में एजुकेशन को लेकर सरकार का कोई नजरिया नहीं है? तब उसका एक जवाब होगा, जिस देश के भीतर राजनीतिक सत्ता पॉलिसी बनाते वक्त और जिस देश की सरकार के कैबिनेट मंत्री उस पॉलिसी को लागू कराने वक्त जिस प्रचार प्रसार में पैसा फूंकते हैं, वो प्रचार प्रसार का पैसा उसी बजट का हिस्सा होता है जो इस देश के एजुकेशन से जुड़ा हुआ हो। आप अब सोच रहे होंगे ये प्रचार प्रसार चीज क्या होता है। तो आइए आज के विषय पर हम सीधे अब आ जाते हैं। दुनिया में भारत चौथा देश है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सेमिनार हो रहा है। कई दिनों तक चलने वाला सेमिनार, जनता की भागीदारी आज से खत्म हुई और आज से दुनिया के 20 देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी है, खुद प्रधानमंत्री मोदी की भी मौजूदगी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या नजरिया पश्चिमी देशों का है, क्या नजरिया विकासशील देशों का है और क्या नजरिया गरीब देशों का है, यह भी शायद अलग अलग तरीके से चुनौती है। लेकिन अब आज के विषय में जब हम आ रहे हैं तो पहले यह समझ लीजिए, दुनिया में जो 4, इससे पहले जो 3 हुए, यूनाइटेड किंगडम में हुए, दक्षिण कोरिया में हुए, जापान में हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, और अब इंडिया में हो रहा है। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की यह हिम्मत पड़ी नहीं कि एआई समिट को लेकर वो अपनी तस्वीर चस्पा कर दे। यह हिम्मत और ताकत सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के पास है। तो एआई में अपनी तस्वीर को चस्पा करना और उसके जरिए भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कितनी महत्वपूर्ण हो जाएगी, इसे बताने का प्रयास शायद यह एआई समिट भी है। क्योंकि जिस वक्त G7 की बैठक हो रही थी, जब G20 की बैठक दिल्ली में हो रही थी, जब ब्रिक्स की बैठक रशिया में हो रही थी, जब SCO की बैठक चाइना में हो रही थी, तमाम जगहों पर भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने बार बार दुनिया के तमाम देशों को इस बात का एहसास कराया कि दरअसल भारत अब बहुत आगे निकल चुका है और अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो समिट करने जा रहा है वो कमाल का होगा। दुनिया शायद समझ नहीं पाई
और भारत के भीतर बैठे हुए लोग एक और इवेंट का इंतजार करने लगे कि यह इवेंट कितना बड़ा होगा। दिल्ली जाम हो जाएगी, भारत मंडप के बीच में लोगों की अफरा तफरी मचेगी। लेकिन यह कल्पना वाकई किसी ने नहीं की थी। क्या वाकई एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट में दुनिया के दूसरे देशों के प्रोडक्ट को अपना बताने की सोच भी होगी? यह कल्पना वाकई किसी ने नहीं की थी कि उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भारत मंडप में प्रधानमंत्री की तस्वीर को खिंचवाने के लिए उन तमाम प्रोफेशनल्स को हटा दिया जाए, जो दुकान लगाकर बैठे थे उनको भगा दिया जाए, और तस्वीर साफगोई के साथ आनी चाहिए। लेकिन उसके बाद की कल्पना और ज्यादा त्रासदीदायक है कि वहां पर भी लूट हो जाए, लोग सामान लूटकर निकलने लग जाएं और कहा जाए बाद में कि चोरी हो गया सामान। आप कहेंगे ये सारी चीजें भारत में शायद बहुत छोटी है, हम इसकी गंभीरता को कैसे रखें, किस रूप में रखें? तो आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं। इस एआई समिट को लेकर, भारत के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सरकार जानती नहीं है, समझती नहीं है उसका क्या असर आने वाले वक्त में होने वाला है। लेकिन एक क्षण के लिए उस तथ्यों पर आइए जहां पर भारत सरकार का नजरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पिछले बजट में 2000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। 2000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए और पूरे बरस बीत गया और खर्चा हुआ सिर्फ 800 करोड़, यानी उसमें भी 1200 करोड़ रुपए बच गए। सरकार को पता ही नहीं था कि खर्च कहां पर करना है। जी नहीं, इस देश में यह एजुकेशन दी ही नहीं गई कि दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रिसर्च या आरएनडी पर जो काम होता है उसके लिए क्या क्या कुछ चीजें चाहिए। इस दौर में भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो 500 के लगभग है, 50 के लगभग है, और जो बड़ी 500 यूनिवर्सिटीज है और उसके साथ जो 400 अलग से यूनिवर्सिटीज है, तमाम यूनिवर्सिटीज में प्रोटोकॉल्स आने बंद हो गए, रिसर्च का काम रुक गया, पीएचडी के लिए पैसा बचा नहीं, पीएचडी के सब्जेक्ट मौजूदा राजनीतिक सत्ता के विचारों से मेल खाने वाले होने चाहिए, तभी वो आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं बढ़ेंगे। परिस्थितियां इतनी नाजुक हो गई कि दरअसल इस दौर में जिसे यूनिवर्सिटी चलानी है, जिसे प्रोफेसरी के लिए नियुक्त होना है, जिसको वीसी बनना है, जिसको पढ़ाते वक्त उस विचारधारा को किसी ना किसी रूप में अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के भीतर रखने की सोच पालनी है, वो सब के सब उस राजनीतिक सत्ता की धारा के साथ खड़े होते हुए नजर आने चाहिए। यानी वो इंटेलेक्चुअलिज्म जो आपको फ्री करता है, दुनिया के सामने वो एक झटके में गायब हो गया। तो जो 2000 करोड़ रुपया पिछले बजट में था और खर्च सिर्फ 800 करोड़ रुपया हुआ, वो 800 करोड़ भी जिन जिन यूनिवर्सिटीज को दिया गया, उसमें से एक यूनिवर्सिटी ने इसमें कमाल किया है, आते हैं उस पर। लेकिन इस बार बजट में कहा गया कि देखिए पिछली बार 2000 करोड़ था, अब उसको कम कर देते हैं क्योंकि 800 ही करोड़ तो खर्च हुआ था, तो इस बार 50% की कटौती हो गई और 1000 करोड़ का यह बजट हो गया। अब असल चीज पे आइए कि दुनिया के दूसरे देशों से मतलब यहां पर दुनिया के किसी भी देश से, आपके जहन में कोई भी नाम आप ले सकते हैं इस तारीख में, वो साउथ अफ्रीका हो, वह लीबिया हो, वह इराक हो, वह ईरान हो, वो सर्बिया हो, वेस्टर्न कंट्रीज और नाटो कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम तो बाकियों का जिक्र करते चले जा रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया में दुनिया के भीतर भारत ने जो 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, जो कुल मिला के $12 मिलियन होता है, आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया के तमाम देशों में एवरेज जो है उसको निकालिएगा, जब छोटे मोटे गरीब देश, विकासशील देश, तो वहां पर भी $25 मिलियन आएगा, यानी लगभग दुगना, यानी 2000 करोड़ तो जरूर होगा। इस बार वह भी भारत में आधा हो गया। अब यहां पर अगला सवाल है कि बड़े देशों की कतार में कौन सा बड़ा देश है जो इस क्षेत्र में काम कर रहा और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पेटेंट का इस्तेमाल करता हो? चीन का लगभग जो पूरा बजट है इस साल का, जो भारत का 1000 करोड़ है, उसका लगभग $100 बिलियन है।
क्या समझे आप? $100 बिलियन। कितने गुना ज्यादा, यह बताना बड़ा मुश्किल सा सवाल है, क्योंकि यह लगभग, आप इन जनरल अगर सोचना शुरू कर रहे हैं तो यह लगभग आप कह सकते हैं हजारों गुना ज्यादा बड़ा हो गया भारत के बजट से। अमेरिकी कंपनी भी लगा रही है $650 बिलियन इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र को लेकर समिट भारत के भीतर हो रहा है। जब आप इस पर रिसर्च का काम शुरू करते हैं तो आप दुनिया के भीतर पेटेंट के लिए अप्लाई भी करते हैं, और दुनिया में जो पेटेंट के लिए एप्लीकेशंस भारत की तरफ से गई है वो पूरी दुनिया का सिर्फ 1% जी नहीं, आधा परसेंट जी नहीं, 0.39% है। चाइना मैक्सिमम है 70% है। और शायद इसीलिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिस इवेंट को भारत के दिल्ली शहर में ऑर्गेनाइज किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के एआई को लेकर नजर सब पर थी, ऐसे में एक झटके में एक यूनिवर्सिटी दो ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आ जाती है जो प्रोडक्ट उसने बनाए ही नहीं। एक प्रोडक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकला हुआ एक ऐसा रोबोटिक डॉग जो सब काम करता है, और उसको कह दिया गया ये हमारा है। और उसके बाद चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई, जनाब ये तो कॉमर्शियली हम लोग बेच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, और आप हमारा माल लेंगे। और उसके बाद दुनिया के भीतर तमाम देशों में यह बात गूंजने लगी कि भारत में हो रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समिट है उसमें दुनिया के दूसरे देशों के बने हुए प्रोडक्ट्स को लाकर रखा गया है, और कहा जा रहा है कि हम बना रहे हैं। सिर्फ ये रोबोटिक डॉग ही नहीं, बल्कि एक सॉकर ड्रोन भी है। यह सॉकर ड्रोन कोरिया में बना है। अब सवाल यह है कि जो कोरिया का स्ट्राइकर V3 ARF है, जो रोबोटिक डॉग है, अगर वो चीन और कोरिया का माल भारत में लाकर बताया जा रहा है तो यह भारत की छवि के साथ खिलवाड़ है, या इस दौर में भारत का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता चला गया। हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड इसलिए कह रहे हैं कि उस किसी भी एजुकेशन को चलाने के लिए जो ऊपर से नीचे की हायरार्की होती है उसके भीतर, अब तो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई, पहले ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री होती थी। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तब बाद में इसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। लेकिन इस HRD मिनिस्ट्री के भीतर 2014 से जिन लोगों की भर्ती शुरू हुई वो राजनीतिक तौर पर सत्ताधारी पार्टी के साथ उनका जुड़ाव था या नहीं था, तो फिर कहा गया कि हमारा जुड़ाव है और हम आप ही के लिए काम करेंगे। और लगभग 30% भर्तियां HRD मिनिस्ट्री में इस तरीके से हुई। कोई परमानेंट जॉब नहीं दी गई, सभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहे, लेकिन साल भर हर करक कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता चला गया। मिनिस्ट्री के भीतर लोग आ गए, उसके बाद यूनिवर्सिटी के भीतर VCs का अपॉइंटमेंट उसी तर्ज पर होने लगा। VCs का अपॉइंटमेंट हो गया तो उसके बाद जहां भी लेक्चरर और प्रोफेसर्स की जरूरत पड़े उस दिशा में चीजें बढ़ती चली गई। वही धारा, वही विचारधारा। और होते होते बात यह आ गई कि अब हम न्यू एजुकेशन सिस्टम लेकर आए हैं, तो फिर अब अपना बजट कॉलेजेस के प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी के VC तय करें कि अब सरकार के पास इतना पैसा एजुकेशन के लिए नहीं है कि हम उसको दे पाए। इस पूरी प्रक्रिया का एक सच और पहले समझ लीजिए, भारत के भीतर से जो ब्रेन ड्रेन हर बरस होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ट्यूशन फीस दी जाती है और ट्यूशन फीस के बाद जो रहने के लिए भारत का छात्र वहां पर हॉस्टल में रहे या प्राइवेटली रहे, अगर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो यह तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपया पार कर जाएगा। इतना पैसा भारत का बाहर जा रहा है, और ब्रेन ड्रेन तो अलग से हो रहा है। उन देशों की इकोनॉमी में उनका अपना रिसर्च काम करता है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी इस दिशा में काम कर नहीं पाती है। अब आप यह सोचिए कि इसका असर यह है कि जिसको हम लोग LLM कहते हैं, इसको हिंदी में कहिए तो इंजन कहते हैं, हम एक भी इंजन नहीं बना पाए, विदेशों पर निर्भर है। यहां तक कि IIT और किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई इंजन नहीं बना है, LLM नहीं बना है।
जो सेमीकंडक्टर और जीपीयू होता है वह पूरी तरीके से अभी भी हम विदेशों पर निर्भर हैं। भारत के भीतर जो भी टेलीविजन तैयार होता है उसके भीतर लगने वाला हर छोटा से छोटा प्रोडक्ट चाइना से आता है। हमारे पास हम बना पाने की क्षमता, हमारी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। तो अब सवाल है कि इस एआई समिट के भीतर जब पूरी दुनिया में यह भद हो गई कि क्या इस तरीके से चीन और कोरिया के किसी प्रोडक्ट को रखकर कोई यूनिवर्सिटी यह कह सकती है, सवाल इतना भर नहीं है। यह डेंजरस सिचुएशन इसलिए भी है कि उस यूनिवर्सिटी को बेस्ट यूनिवर्सिटी का तमगा भी एक वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। और जो बजट सरकार का होता है, केंद्र सरकार का, उसमें भारत के उस मंत्रालय का मैक्सिमम बजट भी इस यूनिवर्सिटीज के पास गया जो कि कहता है कि हम एक्सीलेंस की दिशा में काम कर रहे हैं, रिसर्च की दिशा में हम बहुत काम कर रहे हैं। हमें लगता है एक छोटी सी क्लिप पहले देखिए, क्या कहा गया, क्या चीज थी, चीन की क्या आपत्ति हुई, फिर क्या कहा गया, देख लीजिए। So this is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Golgothias University. So Orion has been developed by the Center of Excellences. हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है, जो हमने नहीं किया। तो क्या भारत के भीतर पूरा का पूरा सिस्टम जो प्रधानमंत्री की छवि को गढ़ने के लिए था और उस छवि को गढ़ने के लिए इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन और उसमें अब यूनिवर्सिटी भी जिस तर्ज पर काम कर रहे हैं उसका यह परिणाम होना ही था? या फिर इवेंट जो अभी तक ग्लैमर का प्रतीक था, जो प्रचार प्रसार और प्रोपेगेंडा के आसरे अपनी ताकत को दिखाने का राजनीतिक एहसास अभी तक था, जैसे ही वो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड से टकराया, जैसे ही वो रिसर्च से टकराया, जैसे ही वो दुनिया के भीतर हो रहे विज्ञान के क्षेत्र में कामकाज से टकराया, वैसे ही एक झटके में चीजें धराशायी हो गई। मसला इतना भर नहीं है, सवाल है कि एक अंतर्राष्ट्रीय समिट के भीतर इस तरीके से कोई कुछ कैसे कह सकता है। और तो और हमने पहले जिक्र किया आपसे कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ही वो ताकत दिखाई कि एआई समिट में अपनी तस्वीर भी चस्पा कर दी। इससे पहले किसी भी देश ने, वो यूनाइटेड किंगडम हो, वो साउथ कोरिया हो, वो फ्रांस हो, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने अपनी तस्वीर चस्पा नहीं की, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने की। देख तो लीजिए। अब जब आप प्रधानमंत्री की तस्वीर देख रहे होंगे तो आपके जहन में दो सवाल तो होंगे कि इस देश की राजनीति में एजुकेशन कभी कोई मुद्दा तो रहा ही नहीं, और उस पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह तो भला हो कि जो स्टार्टअप कुछ दुनिया में हो रहा है और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति आई है, उसमें किसी भी देश की पॉलिटिकल पार्टी का उतना योगदान नहीं रहा है। वहां पर जो रहने वाले स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्रोसेस और उसके बाद जो वातावरण होता है वो उनको डेवलप करता है। तो क्या भारत में बिल्कुल सब कुछ गायब है? यह गायब शब्द अच्छा नहीं है। मुश्किल यह है कि इस दौर में पॉलिटिकल तौर पे जो सबसे ज्यादा अपनी अज्ञानता को दिखा देता है, उसी को राजनीतिक सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोग कहते हैं कि आप ज्ञानी व्यक्ति हैं। क्योंकि एक सच तो बहुत साफ है कि भारत के भीतर दुनिया का सबसे ज्यादा डाटा है।
लगभग 20%। और भारत की जो कैपेसिटी है अपनी उस डाटा को स्टोरेज करने की, वो है सिर्फ 3%। यानी जो तमाम डील्स हो रही है और जिसका जिक्र विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी करते हैं कि महाराज डाटा तो आप अपने यहां रखना सीख लीजिए, और दुनिया में आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा कीमती डाटा ही होंगे। डाटा के आश्रय ही पता चलेगा लोगों की जरूरतें क्या है और किस रूप में है, क्योंकि वो उस कंज्यूमरिज्म के क्षेत्र में चीजें पहुंच जाती है जहां पर आने वाले वक्त में किस क्षेत्र में आपको कौन सा नया कार्य करना है, किसको नए तरीके से डेवलप करना है। लेकिन डाटा तो आपके पास है नहीं, डाटा तो आप बेचना चाहते हैं। तब इसके बाद एक दूसरा प्रोसेस निकल कर आता है कि दरअसल एआई को लेकर जो एनर्जी की जरूरत होती है, यानी कहें तो ऊर्जा की जो जरूरत होती है, उसके लिए इस दौर में सरकार के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और जब हम कह रहे हैं स्ट्रेटजी नहीं है, तो इसका एक मतलब यह भी है कि जो डाटा स्टोरेज को रखने के लिए हर बरस भारत जैसे देश में अगर मिनिमम चाहिए तो 7 गीगावाट एनर्जी चाहिए आपको। और अगर आप पूरा 20% डाटा सुरक्षित रखते हुए आगे की दिशा में चीजों को ले जाना चाहते हैं, तो आपको लगभग 30 गीगावाट की अतिरिक्त बिजली चाहिए। और अभी हम इस देश के भीतर पावर सेक्टर किस कॉरपोरेट के हाथ में हो, वो कॉरपोरेट कोयला से लेगा या पानी से करेगा, वो कैसे कौन से पावर प्रोजेक्ट में जाएगा, उस पावर प्रोजेक्ट में किस कॉरपोरेट को कितना लाभ हो जाए, उसका कितना बड़ा बोझ जनता पर पड़ जाए, तमाम चीजों पर पॉलिटिकल डिस्कशन इस देश में हो रहा है। लेकिन जिस क्षेत्र में दुनिया अब आगे बढ़ना चाह रही है, उस क्षेत्र में हमने आंखें बंद कर ली, क्योंकि राजनीति से बड़ी कोई चीज तो होती नहीं है। हमें लगता है इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत है नहीं। पिछले दिनों पार्लियामेंट के भीतर कैबिनेट मिनिस्टर, मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जो कि टेक्सटाइल देखते हैं, गिरिराज सिंह नाम है, वो अपने हाथों में चंद तस्वीरें लेकर आए। उन तस्वीरों में नेहरू की तस्वीर थी और नेहरू के साथ कुछ महिलाओं की तस्वीर थी। और वो सारी तस्वीरें जो थी वो फेक तस्वीर थी, यानी एआई से बनाई हुई तस्वीर। इस देश का कैबिनेट मिनिस्टर पार्लियामेंट के परिसर में नेशनल मीडिया को दिखाकर कह रहा है कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर कैसे थे, और जो तस्वीर है वो एआई से क्रिएट की गई है। यानी इस देश के कैबिनेट स्तर के मंत्री की बौद्धिक क्षमता क्या हो सकती है, यह आप सिर्फ सोच सकते हैं। यह वैसी ही चीज है जैसे वो कैबिनेट मिनिस्टर है या गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से एक तरफ तो जो महिला जिक्र कर रही थी रोबोटिक डॉग का, उसके बाद वही महिला जिक्र कर रही थी सॉकर ड्रोन का, और बता रही थी कि देखिए ये बहुत शानदार है। क्या अंतर है दोनों में? अब देख लीजिए, एक तरफ कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह, हाथों में तस्वीर एआई जनरेटेड, वह भी देश के पहले प्रधानमंत्री को लेकर, और दूसरी तरफ वो महिला जो दक्षिण कोरिया के उस ड्रोन को, जो सॉकर ड्रोन के तौर पर कॉमर्शियली अवेलेबल है बाजार में, उसको अपना बता रही है। क्या अंतर है? बौद्धिक क्षमता का क्या महत्व है, और क्या इस बौद्धिक क्षमता के आश्रय ही उसके पास रोजगार है? क्योंकि अगर वो बौद्धिक क्षमता सवालों को पैदा करने लगेगी तो मौजूदा सत्ता के लिए मुश्किल होगा। तो कोई सवाल नहीं करके ऐसी भक्तमयी परिस्थिति में देश को लाकर खड़ा कर दिया जाए जहां एजुकेशन मायने ही ना रखे। दोनों को देख तो लीजिए। के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है, और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बच्चे इस एरिना के अंदर गेम्स खेलते हैं, इसको फ्लाई करते हैं, अपनी फ्लाइंग स्किल्स को एनहांस करते हैं, और नए तरीके से और इसको और ज्यादा मजबूती से और एनहांस फीचर्स के साथ डेवलप कर रहे हैं। आप कल्पना भी कर पा रहे हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय समिट है जिसमें स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, ग्रीस, फ्रांस, ब्राजील, भूटान, बोलिविया, क्रोएशिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी और उनके बड़े सीनियर मिनिस्टर्स की मौजूदगी है। लेकिन क्या भारत हमेशा से ऐसा ही था?
इस दौर में अगर कुछ नाम हम लेकर जिक्र कर दें आपके सामने, सुंदर पिचई, अरविंद कृष्णा, निकेश अरोड़ा, ये तो आईआईटी से निकले हुए थे। सत्य नंडेला, ये मणिपाल यूनिवर्सिटी जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहां से निकले थे। शांतनु नारायण उस्मानिया यूनिवर्सिटी से निकले थे। लीना नायर, हम ऐसे एक लंबी फहरिस्त है। और दुनिया भर के भीतर में जहां पर भी काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हो रहा है, वहां पर बड़ा सवाल उन स्टूडेंट्स का है जो यूनिवर्सिटी से निकलकर दुनिया के दूसरे दूसरे देशों में और हायर एजुकेशन के लिए गए और उस देश के लिए वो काम कर रहे हैं। भारत के भीतर क्या वो परिस्थितियां भी गायब कर दी गई? और नया सवाल भारत के लिए तो अब इसलिए मुश्किल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो भारत को कंगाल ना बना दे। कितनी लंबी फहरिस्त है तमाम टेक कंपनियों में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद वहां पर रोजगार जा रहे हैं। सिर्फ 2025 का ही अगर आंकड़ा ले लीजिए तो 1 लाख से ज्यादा नौकरियां गई हैं। और भारत की अपनी इकोनॉमी तो उसी सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई है, उसी टेक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। हमें लगता है एक क्षण के लिए जरा समझिए कि 2025 में जो प्रमुख टेक कंपनियां थी उसमें इंटेल जो सेमीकंडक्टर की दिशा में, वहां 24,000 नौकरियां गई। टीसीएस में 20,000 नौकरियां गई। वेरिजोन जो अमेरिका की कंपनी है, 15,000 नौकरियां गई। एक्सचेंजर 11,000 नौकरियां गई। जर्मनी की कंपनी है एसएपी, यहां पर तकरीबन 10,000 नौकरियां गई। माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड, इसमें लगभग 9,000 नौकरियां गई। तोशिबा में 5,000 नौकरियां गई। सिस्को में 4,250 नौकरियां गई। अमेजन में जो इस बरस जनवरी और फरवरी के महीने में अगर ध्यान दीजिए तो 16,000 नौकरियां जा चुकी हैं। इससे पहले अक्टूबर के महीने में वहां 14,000 नौकरियां गई थी। ऑरेकल, इसका अपना टारगेट है कि आने वाले वक्त में 20 से 30,000 लोगों की छटनी करेंगे। यानी जो पूरा ऑटोमेशन की दिशा में बढ़ती हुई दुनिया है, जो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आश्रय टेक इंडस्ट्री को पूरे तरीके से अपने हाथों में ले रही है, इसका तो बड़ा व्यापक असर उस कैपिटल इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है जो कैपिटल इकोनॉमी शेयर बाजार के जरिए अपने नेटवर्थ को बढ़ाती है। क्योंकि याद कीजिए, पिछले दिनों पूरे के पूरे टेक इंडस्ट्रीज के शेयर नीचे आ गए थे। एवरेज 5% से ज्यादा थे। एक झटके में भारत के निवेशकों का 7 लाख करोड़ रुपया डूब गया। हमने कोई अल्टरनेटिव तो सोचा नहीं, जो परिस्थितियां थी उसको भी और कमजोर कर दिया। इसीलिए यह सवाल बड़ा है, क्या इस दौर में हमारे गवर्नेंस के तौर तरीके, पॉलिसी बनाने के तौर तरीके इस देश की जरूरतों से जुड़े हुए हैं, या राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखने के लिए लोगों को और ज्यादा अज्ञानता की दिशा में ढकेल कर यह बताने की परिस्थिति को पॉलिसी में कन्वर्ट कर रहे हैं कि हम हैं, हमारा चेहरा है, हम ही ग्लैमर हैं, हम ही विश्व गुरु हैं, हमारी ही भक्ति आपको करनी होगी। एक ऐसी परिस्थिति में लाकर क्या इस देश को खड़ा कर दिया गया? और भारत के भीतर हमें लगता है एक तस्वीर और आपको देखनी चाहिए, जिस बात का हम जिक्र करना चाह रहे थे। इसी भारत मंडप में प्रधानमंत्री मोदी जब आते हैं तो पूरा खाली करा लिया जाता है, और वहां पर जब वो लौट जाते हैं फोटो खिंचाकर, तो उसके बाद जो सामान थे वो बिखराए हुए थे, पता चला चोरी चले गए। अब इन तस्वीरों को देखकर आप भी सोच रहे होंगे, इसको मिसमैनेजमेंट कहें, भारत के भीतर के फ्रॉड सिस्टम का जिक्र करें। भारत के भीतर इस दौर में हर इंस्टीट्यूशन को सरकार के लिए बनाने और खड़े करने की जो सोच है, और उसको बनाने और खड़े करने से लेकर जो उसमें शामिल होते हैं, सभी अगर एक ही सरीखे हैं, तो फिर बात आगे जाएगी कैसे? वह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। पूरी दुनिया में 4 ही बहस हो रही है कि इस ऑटोमेशन के बाद क्या होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्या लागत
जो लगती है अब उसमें कटौती आएगी तो रोजगार कहां बचेगा। जो नया बजट हर कंपनी बना रही है उसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ रही है। और भारत के भीतर का जो पूरा सर्विस सेक्टर और टेक सेक्टर है, अगर वह इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गिरफ्त में आया तो लगभग 20% सफाया एक झटके में रोजगार का हो जाएगा। यानी हर वो नई पीढ़ी जो यूनिवर्सिटी से निकलकर आगे रोजगार करे, अब तो उसके लिए मनरेगा भी नहीं बचेगा। स्थितियां इतनी विकट है। बावजूद इसके सब कुछ इस तर्ज पे चल रहा है कि देखिए इवेंट कितना सफल हो गया, दुनिया के कितने देशों की भागीदारी हो गई, और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर तो इस समिट के साथ चस्पा है ही, तो पूरी दुनिया ने देख ली। लेकिन आखिरी के 2 सवाल, सिर्फ 2 सवाल। जितनी बड़ी तादाद में भारत के छात्र हायर एजुकेशन के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे हैं, वह इस देश के सेंट्रल एजुकेशन बजट और सारे स्टेट्स 28 के 28 स्टेट के एजुकेशन बजट को मिला भी दीजिएगा तो उससे ज्यादा क्यों है। दूसरा सवाल, वह कौन सी परिस्थिति है जिसमें एजुकेशन को लेकर, रिसर्च को लेकर, यहां तक कि पीएचडी तक को लेकर सरकार के पास पैसा नहीं है। और पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी उस दिशा में जा चुकी है, जिसके पास पैसा है उसके लिए एजुकेशन है, बाकियों की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। इस पॉलिसी के तहत जो आखिरी सवाल इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा है वो बहुत सीधा और साफ है। अगर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बावजूद इसके चस्पा है, अगर गलगोटिया सरीखे यूनिवर्सिटीज बावजूद इसके कह रही है कि देखिए पूरी दुनिया हमको जान गई, तो फिर आने वाले वक्त में आपको गिरिराज सिंह सरीखे कई कैबिनेट मिनिस्टर्स दिखाई देंगे जिनके गले में उसी तरीके से कुछ ऐसी ही तस्वीरें होंगी, ऐसी ही पॉलिसी होगी, ऐसे ही विकसित भारत का प्रोपेगेंडा होगा। शायद इसीलिए, जी शायद इसीलिए इस समिट को जो सोच के ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली दरबार, उसमें फेल ही नहीं हुआ, बल्कि बहुत बड़ा झटका भारत को लगा है। भारत के उन छात्रों को लगा है जो तो इस एआई समिट में कहीं है ही नहीं, जो सिर्फ इस देश के नागरिक हैं और एजुकेशन के साथ अपने पैरों पर खड़ा होकर इस देश को कुछ देना चाहते हैं, लेकिन यह देश इसके लिए भी तैयार नहीं है। शायद इसीलिए भारत के भीतर यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जितने छात्र हर बरस निकलते हैं, उसका सिर्फ 5 गुना ज्यादा इस देश की सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़े हुए लोगों की कतार है। बाकी आप खुद समझ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।